हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ उत्तराखंड पीसीएस। उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके हमको जीके से रिलेटेड जिसकी जानकारी आपको होना ही चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न है। बहुत बार क्या होता है कि आप जो ऑप्शन होते हैं उसमें कोई ना कोई इस तरह का ऑप्शन होता है जो कि स्टेट के पर्सनल जीके से रिलेटेड होता है। तो अगर आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो कुछ ये जो पर्सनल जानकारी है स्टेट से रिलेटेड, किसी भी स्टेट का एग्जाम आप देते हो तो उससे रिलेटेड जो जानकारी है उसको आप जान के रखिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि परीक्षा में आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो राज्य का नाम क्या है? तो प्रेजेंट टाइम इसका नाम है उत्तराखंड, लेकिन इससे पहले इसका नाम था पूर्वांचल। तो ये आप फर्स्ट जानकारी हो गई कि इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है कई बार कि इसका पहले नाम क्या था, तो आप बताएंगे कि उत्तरांचल था और करंट में क्या है, उत्तराखंड है। और इसकी स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, उत्तराखंड। नेक्स्ट, राजधानी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी केवल एक राजधानी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो लखनऊ है, राजस्थान, जयपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो इन सब की जो कैपिटल्स हैं वो सेम ही रहती हैं, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जो ये पहाड़ी स्टेट होते हैं या फिर कुछ इनकी जब ज्योग्राफिक कंडीशन से ठीक नहीं होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में ज्योग्राफिक कंडीशंस या फिर पर्वत पाए जाते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में भी क्या है ना कि पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो शीतकालीन राजधानी है उसको देहरादून बताया गया है और ग्रीष्मकालीन है उसको गैरसैंण। गैरसैंण अभी लेटेस्ट में बनी राजधानी है और इसमें अभी काम चल भी रहा है बहुत सारा। तो राजधानी ट्रांसफ़र करने में, वैसे भी राजधानी ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि सामान को उठा के जो फाइल्स हैं उनको दूसरी जगह ले जाना, फिर दूसरी जगह से उठा के अलग ले जाना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। फिर भी जो स्टेट्स होते हैं, जो उनकी गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए कई बार ऐसा करती हैं कि प्रशासन में दिक्कत नहीं आए, तो वो उनके स्वेच्छा पे रहता है कि वो एक राजधानी बनाएंगे, 3 राजधानी बनाएंगे। ऐसा कुछ लिखा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सी स्टेट की कितनी भी कैपिटल्स हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसके गठन की तिथि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ उत्तराखंड क्या है? यहाँ देखेंगे 53,483 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको जब कभी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वर्ग किलोमीटर आपको जरूर देखना है। अदरवाइज अगर आप एरिया निकाल रहे हैं और वर्ग किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है या फिर किलोमीटर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। कई बार आपको ये डेटा तो याद रहता है लेकिन आप उसकी यूनिट याद करना भूल जाते हैं और हल्का सा हेर फेर करके, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा ब्रेन का होता है, तो यहाँ पर आप कितना खुद को कंसंट्रेट रख पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ पे कितना ध्यान रख पाते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो आपको इसकी यूनिट याद करके रखनी है। और ये इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो इंडिया का क्षेत्रफल है, मतलब कि जो भारत का है, उसका 1.63% है। तो देख सकते हैं आपकी उतना ज़्यादा इसका क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ी स्टेट है तो इनका अपना अलग महत्व होता है। इनकी ज्योग्राफिक कंडीशंस ऐसी होती है, फिर भी इनको 1.63% इनके लिए बहुत है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की सीमा से लगे राज्य, मतलब कि जो उत्तराखंड की बाउंड्री है या फिर बॉर्डर एरिया है वो किन किन स्टेट्स को टच करती है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि उत्तराखंड के बगल में जैसे देखेंगे कि आप हरियाणा, पंजाब, ये सब स्टेट लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ही बॉर्डर में एकदम मान लीजिए क्लोज है। जब आप कभी ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा लग रही है, हरियाणा और पंजाब की सीमा नहीं टच कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे भी हम मैपिंग की क्लास चलाते हैं, आप वहाँ जाके अपने डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। वर्ल्ड मैपिंग हो, इंडिया की मैपिंग हो, वहाँ हम बहुत डिटेल से मैपिंग को समझाते हैं। फिर भी हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की सीमा से लगे देश, मतलब कि जो बाउंड्री है, ये उत्तराखंड की बाउंड्री है, वो किन किन कंट्रीज से, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात चल रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर किसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कंट्री है नेपाल और सेकंड है चाइना। अब चाइना, ये जो तिब्बत वाली एरिया है पूरे को चाइना ने अपने उसमें कब्जे में ले लिया है। तो और नेपाल में अभी देखिए ओलंपिया, धुरा और इन सब को लेकर विवाद भी चल रहा था। तो करंट में न्यूज़ में भी था, वो शारदा नदी का मैटर था, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये उत्तराखंड का एरिया जो कि नेपाल के बॉर्डर टच करता है। इंटरनेशनल मुद्दा और यूएन में भी और कई से जगह सारे इसमें विवाद उत्पन्न होता रहता है। लेकिन तो इसलिए करंट के लिहाज से आपको ये याद रखना है कि ये उत्तराखंड की सीमा है वो किस कंट्री से मिलती है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर को आपको जान के रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। राजकीय गीत क्या है, मतलब कि स्टेट सॉन्ग क्या है? तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सतवंदन, ये कंप्लीट है, इसको आप गूगल करके कभी देख सकते हैं। तो कंप्लीट क्या है और लिखा किसके द्वारा गया? हेमंत बिष्ट।
तो आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको यहाँ पर बताना है कि हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो राजकीय तितली, तो यहाँ पर देखेंगे राजकीय तितली का नाम क्या है, कॉमन पोकांक। इसको भी आप याद करके रखिए। राजकीय भाषा हिंदी, संस्कृत। अब देखिए कई बार भाषाएं चेंज होती रहती हैं स्टेट के हिसाब से, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ संस्कृत का बहुत ज़्यादा मतलब कि पूजा पाठ इन सब चीज़ों में रहता है, तो संस्कृत का यहाँ भी यूज होता है, और हिंदी, ये दोनों राजकीय भाषाएं हैं। राज्य में विधायिका एक सदनी है। अब विधायिका का क्या मैटर है, एक सदनी, जैसे उच्च सदन निम्न सदन होता है, विधायिका विधान परिषद होता है, विधानमंडल होता है, मतलब कि विधानसभा होता है और विधान परिषद होती है। तो अब देखिए विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, ऐसा क्यों है, तो ये स्टेट की स्वेच्छा पे छोड़ा गया था कि अगर उनको अपने प्रशासन में लगता है कि विधायिका बननी चाहिए, विधान परिषद बननी चाहिए, तो वो क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इसमें संसद का भी रोल होता है, संसद से ही मंजूरी ली जाती है विधान परिषद के लिए। और आजकल तो विधान परिषद का यूज ऐसे होने लगा है कि अगर कोई सीएम कैंडिडेट है, अगर वो हार जाता है, मान लीजिए कि जो विधानसभा का चुनाव होता है विधायक के लिए, अगर उसमें हार जाता है तो फिर पर्सनल मुख्यमंत्री मतलब सीएम बनाने के लिए उस कैंडिडेट को विधान परिषद क्रिएट कर दी जाती है। हालांकि हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कैसा होता है, वहाँ भी बताया जाता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए या फिर राज्य की ज़रूरत है कि विधान परिषद होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी है उसको जगह मिलनी चाहिए, तो विधान परिषद बनाते हैं। लेकिन कई बार इसका यूज सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो कोई सीएम कैंडिडेट है अगर वो विधानसभा में हार गया है तो उसको यहाँ विधानमंडल तक पहुँचाने के लिए, विधानसभा में पहुँचाने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा रचा जाता है कि विधान परिषद को क्रिएट किया जाएगा, फिर उधर से विधान परिषद में उनको चुना जाएगा। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ उच्च सदन से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उच्च सदन से प्रधानमंत्री बन सकते हैं या निम्न सदन से बन सकते हैं, तो किसी भी सदन के हो सकते हैं, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस टाइप से बन सकते हैं। तो इसके लिए क्रिएट कर दिया जाता है कई बार। तो हम उम्मीद करते हैं, हम ये चाहते भी हैं, आप भी ये सोचते होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संविधान में चीज़ें लिखी हुई हैं उनका अच्छे तरीके से यूज होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, लोक कल्याण की भावना से सरकार चलानी चाहिए लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वें नंबर में देखते हैं कि विधानसभा सीट क्या है। यहाँ 71 ये विधानसभा सीट है जिसमें 70 निर्वाचित होती है और 1 मनोनीत होती है। मनोनयन आप जानते हैं राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और 70 सीट पर चुनाव लड़े जाते हैं। लोकसभा सीट की क्या पोजीशन है, यहाँ 5 लोकसभा सीट हैं जिसमें हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल ये लोकसभा सीट हैं। राज्यसभा से 3 सीटें हैं। ये लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट प्ले विद में पे जाकर, या फिर हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स देंगे, आप वहाँ से जाके लिंक को टच करके वीडियो पहुँच सकते हैं और वहाँ से डिटेल जानकारी इसकी इकट्ठा कर सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा में सीट का बंटवारा कैसे होता है, राज्यसभा क्या है, पूरा डिटेल में वहाँ बताए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिलों की संख्या कितना है, 13। तो उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 13। संभाग डिवीजन्स कितने हैं, 3 डिवीजन्स, गढ़वाल, कुमाऊं और गैरसैंण। गैरसैंण को सेकंड राजधानी भी बनाया गया है, ये भी आप याद रखिए। यही कई बार पूछा जाता है कि शीतकालीन राजधानी का नाम बताइए। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी का क्या नाम है, तो आपको बताना है गैरसैंण। नेक्स्ट 16 नंबर में विकासखंड कितने हैं, 95। तहसील्स कितनी हैं, 110। नगर निगम 19, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर। अब यहाँ श्रीनगर देखिए, आप ये मत सोचिए कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर, वो वाला मैटर नहीं है, यहाँ भी एक श्रीनगर है। नेक्स्ट नगर पालिकाएँ 40, नगर पंचायत 42, जिला पंचायत 13, न्याय पंचायत 670। अब देखिए यहाँ जो न्याय पंचायत का मैटर है, अब न्याय पंचायत क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कानून लाया गया तो न्याय पंचायत बनाई गई कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो न्यायालय नहीं जा सकते, जिनको न्यायालय जाने में दिक्कत है, तो उनके लिए न्याय पंचायत की ग्राम स्तर पर या फिर अपने क्षेत्र में उनको न्याय मिल जाए। लेकिन ये उतनी ज़्यादा कार्यरत नहीं है, ये उतनी ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त कर सकती हैं। हो सकता है भविष्य में अच्छे तरीके से प्रशासन किया जाए और न्याय पंचायत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दें और जो निचले तबके के लोग हैं उनको न्याय मिलना स्टार्ट हो जाए। तो जो हमारी ग्राम स्वराज की भावना है वो भी हो सकता है एक दिन हम अचीव कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत 7791, 7791 ग्राम पंचायत हैं। राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, अब ये यहाँ की कैपिटल क्या है, देहरादून। देहरादून है और उधर गैरसैंण है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, नैनीताल में है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है कि लखनऊ है, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद प्रयागराज में है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि जब चीज़ें मैच नहीं करती रहती, जैसे ज़्यादातर चीज़ों को लगता है कि वो कैपिटल में होगा, लेकिन कई बार कैपिटल शहर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट।
अब यहाँ देखते हैं कि स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अब ये जो पॉपुलेशन लिखी जाती है 2020 हैं। औसत लिंगानुपात क्या है 963, और हमारे जो देश का लिंगानुपात है उससे ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी याद करके रखना होगा क्योंकि ऐसा पूछा जाता है बहुत बार। अगर राज्य जो देश है और राज्य कई बार अगर कम होता है तो कोई बात ही नहीं है, अगर देश के ये लिंगानुपात से अगर राज्य का लिंगानुपात ज़्यादा होता है तो वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर भी शिशु लिंगानुपात 890, ये थोड़ा कम हो रहा है। राज्य की औसत साक्षरता 78.82%, पुरुष इतना महिला इतना। अब ये देखिए अभी जनगणना जो चल रही है, सेंसस चल रहा है इस समय 2021 का, ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन लेटेस्ट में बहुत जल्दी इसका जो डेटा है वो पब्लिश होने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके आने तक तो ये डेटा आ नहीं पाएंगे, तब तक आपको इसी डेटा को याद करना पड़ेगा। और ये 2011 में जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके आधार पर इसको बेस बनाया गया है। तो आप इसको याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? हरिद्वार में। अब हरिद्वार क्या है? वहाँ का मैदानी एरिया है। तो जानते हैं आप मैदान में ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मैदान में जो फिजिकल कंडीशन है, जोग्राफिक डिफ़िकल्टीज है, उनको फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड्स होती हैं पहाड़ों पे और बादल फटने की घटनाएं देखी जाती हैं, कई बार भूकंप ये सब भी आते हैं। तो पहाड़ों में लोग रहने से बचते हैं थोड़ा, और जो मैदान की तरफ भागते हैं। तो यहाँ का जो हरिद्वार एरिया है वो मैदानी एरिया है, तो यहाँ पर जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। ये हम रीजन बता दिए आपके कि हरिद्वार में जनघनत्व क्यों ज़्यादा है। न्यूनतम जनघनत्व क्या है? उत्तरकाशी। ये थोड़ा रहने के लिए डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे लाइफ थोड़ी हार्ड है, इसलिए लोग यहाँ कम रहना पसंद करते हैं। अब देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यहाँ पर आप देखेंगे रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देखिए जो रुद्रप्रयाग है और हरिद्वार, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अब यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको रुद्रप्रयाग आप हटाएंगे, क्योंकि रुद्रप्रयाग एक तरह से जॉइंट है, उसको हम ज्योग्राफी में आपको समझाएंगे। हरिद्वार है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। ये मिसप्रिंट हो गया था ऊपर। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला चमोली। चमोली नाम भी अच्छा लगता है, आप कभी जाकर वहाँ घूम भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि राज्य के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं नारायण दत्त तिवारी, और इसके बारे में हम कभी आपको डिटेल में दिखाएंगे कि बताएंगे। अब यहाँ निर्वाचित मुख्यमंत्री का मैटर चल रहा है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले तो ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ प्रदेश था, फिर इसको अलग किया गया, तो यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी को पहली बार निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष अंतरिम प्रकाश पंत, और प्रथम अध्यक्ष यशपाल आर्य। अब देखिए अंतरिम क्या होता है? अंतरिम वो उसको कहा जाता है कि जब किसी की नियुक्ति होनी होती है या फिर किसी का चुनाव होना होता है, अगर वो हो नहीं पाता तो टेम्परेरी वो जो बीच का गैप होता है उस समय को भरने के लिए किसी को अस्थायी तौर पे बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, कुछ भी बनाया जाता है, तो उसको अंतरिम कहा जाता है। तो जो बीच की अवधि होती है उसके लिए, जब तक जिस मान लीजिए किसी ने इस्तीफा दे दिया अचानक और नए का भी निर्वाचन हो नहीं पाया, तो किसी को अंतरिम बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यशपाल आर्य, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हम लिख देते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेद्र देसाई। थोड़ा नाम कठिन है, लेकिन आप इसको याद करके रखिए। फर्स्ट जज हैं ये, उत्तराखंड हाई कोर्ट। देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। ये ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसके प्रथम अध्यक्ष विजेंद्र जैन। पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, जिसका आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं, उसके प्रथम अध्यक्ष NP नवानी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। प्रथम लोक आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रजा। सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली नदी काली नदी। अभी विवाद भी चल रहा था काली नदी पर नेपाल के साथ, तो ये करंट में है। इसका आप मैप में ओरिजिन कहाँ होती है, कहाँ से किधर बहती है, कितना उत्तराखंड में एरिया है, कितना यूपी में है, कितना नेपाल में है, तो सारी डिटेल आपको इसको कंजर्व करके रखना है, जिससे कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न, कितना भी डिफिकल्ट प्रश्न है, आप इसको तुरंत कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री या गोमुख। अब हिमनद देखिए क्या होता है कि हिमनद एक तरह से मान लीजिए कि ग्लेशियर्स इसकी अंग्रेजी है और हिमनद इसकी हिंदी है। तो बहुत बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, इनके पिघलने से कई बार नदियों का उद्भव होता है, क्योंकि देखिए जो सदाबहार नदियाँ होती हैं
उनका पानी ऐसा कहीं नहीं कहीं स्टोर है पानी। वो जो हिमनद हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, वही नदियों को पानी दे रहे हैं। तो जैसे गंगा नदी है तो गंगोत्री या गोमुख हिमनद से निकलती है। भारत का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो सियाचिन हिमनद है, जहाँ पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था। तो हिमनद है कि बर्फ़ के बहुत 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 बड़े पहाड़ होते हैं और इन्हीं से सदाबहार नदियाँ निकलती हैं। कहीं ऐसा कंजर्व नहीं रहता कि हमेशा पानी बरस रहा है और हमेशा पानी निकल रहा है। बर्फ़ के पिघलने से ही नदियाँ निकलती हैं, वो सदाबहार नदियाँ होती हैं। सदाबहार या फिर सदावाहिनी नदियाँ होती हैं, 12 महीने उनमें पानी रहता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब ये देखिए गोमुख है, गंगोत्री है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो उसी में राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी पूछ लिया जाता है किस स्टेट में है, इतना ही पूछ लिया जाता है किस स्टेट में है। तो ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है, कई बार पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूछा जाता है कि ये है कहाँ, तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली रुद्रप्रयाग में है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी है। अब मसूरी में ही जानते हैं कि आप जो यूपीएससी होते हैं, लोक सेवा आयोग होता है, जो ट्रेनिंग होती है लबासना में, वो भी मसूरी में ही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ आप देखिए कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव अस्कोट है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। राज्य में सर्वाधिक उद्गम वाला जिला उद्यम, ये भी कह सकते हैं कि जहाँ उद्योग लगते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो इसको थोड़ा सही से नहीं लिखा है लेकिन आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको हम एक बार ठीक से लिख देते हैं जिससे कि आप इसको समझ सकें। उद्यम इंटरप्रेन्योरशिप वाले जिला जहाँ के उद्योग धंधे लगते हैं, लोगों को रोजगार मिलते हैं, तो वो हरिद्वार है। देश व राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की 1847 में बना था, 1847 में बना था। इसको भी आप याद करके रखिए। फर्स्ट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? देहरादून में है। अब देश का पहला, देश व राज्य, अभी देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंट्री का भी फर्स्ट है और स्टेट का भी फर्स्ट है। कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और ये पंतनगर में है। 1960 में इसको बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी देखिए थोड़ा यहाँ उल्टा इसलिए दिख रहा है आपको कि कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए हैं यहाँ पर। 57 नंबरिंग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है, नंबरिंग से उतना लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में है। राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा नंदा देवी यात्रा है, राजजात यात्रा है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260 मीटर है, 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून है। और एक चीज़ और आपको बता दें हम कि प्रथम हिंदी समाचार जो है वो दैनिक पर्वती है, लिख देते हैं। फर्स्ट हिंदी समाचार, ये क्या है? दैनिक पर्वती नाम था इसका, दैनिक पर्वती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम आपको बता दिए। और राज्य गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद कौन सी थी? तो माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से थी 2014 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो बंच था, जो क्वेश्चन के ग्रुप थे, वो हम आपको समझा दिए, बता दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप कहीं पे नोट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, या फिर हम इसकी पीडीएफ जो होती है अपने, जहाँ आप वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, तो वहाँ से आप जाकर इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं, मोबाइल में रख सकते हैं, जब देखें तब वहाँ यूज कर सकते हैं। वो उसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, वो एकदम साफ़ सुथरी पीडीएफ रहेगी, तो उसको आप अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए यूपीएससी, यूपी पीसीएस या फिर उत्तराखंड पीसीएस जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं, आपकी सुविधा के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। और नई नई ट्रिक्स टेक्निक्स से इन सब के माध्यम से वीडियो बनाते हैं। ज़्यादातर हम डिजिटल पर फोकस करते हैं क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल को आपको कैरी करना भी आसान है। अब ये वीडियोस हैं, आप इनको मोबाइल पे रखिए। अब जैसे बुक है, बुक आप रख नहीं सकते, ले नहीं जा सकते हर जगह। फिर आपको ये जो जीके है ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जैसे आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तब भी एक बार मोबाइल में चालू करके जीके जल्दी जल्दी सुन लिए। 1.25 या फिर स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा डिजिटल स्टडी करना। तो हम ऐसे ही चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते घंटी की बटन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जैसे ही मैं कुछ ऐसी ही वीडियोस नई नई चीज़ों को अपलोड करते रहें, मैपिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट्स हैं उसको बनाते रहें, छोटी छोटी जानकारी को मैप से रिलेटेड हैं उनको हम देते रहते हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी आपको जल्दी जल्दी पहुँच सके, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।